महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो 2 दिन का सत्र है वो आज समाप्त हो चुका है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीचंद पडळकर। डीआरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 दिन का विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है, हंगामेदार रहा, जमकर बैटिंग की विपक्ष ने। सत्र ही नहीं हुआ तो पूरा होने का क्या अर्थ है? सत्र में कोई बातचीत नहीं हुई, कौन से प्रश्न पे चर्चा नहीं हुई, तो इस सत्र को पूरा हुआ कैसे बोल सकते हैं? ये चालू होने से पहले ही बंद हो चुका था। अभी स्पीकर से बात हुई भास्कर जाधव से, वे कह रहे थे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है सदन में, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो वॉकआउट कर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भास्कर जाधव साहब है, जो अध्यक्ष के कुर्सी में बैठे थे, उनका बर्ताव आपने देखा होगा। जो कुर्सी में बैठ के जो इनका कोई झगड़ा किसी के साथ चल रहा है ऐसा वो बात कर रहे थे, ये कुर्सी का पूरा अपमान उन्होंने किया है। विरोधी पक्ष पहले से ही मुद्दे पे ही बात करता है, लेकिन जब मुद्दे पे बात करने के लिए सरकार के ओर से हम बोल रहे थे, तब सरकार मराठा रिजर्वेशन हो या ओबीसी का पॉलिटिक्स रिजर्वेशन हो, उसके बारे में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए तो वो सब कल का जो माहौल बन गया था वो उसी वजह से बना था कि इन्होंने उधर बात करने को नहीं दिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि विधान भवन में जो 105 भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में, तो 12 लोगों का निलंबन करके कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पे डालने की कोशिश है? कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस ना चलाए इस वजह से? ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी कभी बैकफुट में नहीं चलती। बीजेपी लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो लोगों में जाने के लिए हमें कुछ नंबर की ज़रूरत नहीं है। और लोटस ऑपरेशन का कोई तय तो नहीं था, वो हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे। लेकिन बीजेपी को बैकफुट जाने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी काम करने वाली है। हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने बोला है, ओबीसी आरक्षण के लिए हमारे 12 लोगों को आपने निलंबित किया है, बाकी 106 जो है हमारे विधायक वही निलंबित हो जाए तो भी हम ओबीसी के बारे में चुप नहीं बैठेंगे। आज दूसरा दिन था जो सत्र का, तो इसमें आज बीजेपी वाले जो थे वो विधान भवन के गेट के बाहर प्रति विधानसभा का आयोजन किया उन्होंने। लेकिन इस दौरान स्पीकर के आदेश के बाद जो है स्पीकर और माइक जो स्पीकर थे वो हटा लिए गए, मार्शल्स आए, हटाने की कोशिश की गई। इसको लेकर क्या कहें? ये जो विधान भवन है ये एक पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में महाराष्ट्र के जो गरीब लोग हैं, जिन पर अन्याय होता है, न्याय की मांग करते हैं, तो इसकी चर्चा इस मंदिर में होती है। लेकिन सरकार की तरफ से चर्चा होने नहीं देते। तो हमारे विधानसभा के नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने ये सभागार के बाहर ग्राउंड में प्रति अधिवेशन लेने का फैसला लिया, और वो जो सभागार में बात कहनी थी वही बात इस बाहर प्रति अधिवेशन में कर दी है। संदेश क्या देना चाहते थे प्रति अधिवेशन का? नहीं, ये हमें अंदर नहीं बोलने देते। तो हम जब अंदर हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश सरकार की ओर से सरकार करती है, तो हम वो आवाज़ ग्राउंड में जो लोगों के प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। ऐसा संदेश महाराष्ट्र के लोगों को हमें देना था। गोपीचंद पडळकर की एक पहचान इस तरह से हो गई है कि वो जब भी बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के खिलाफ ही बोलते हैं। आपको कांग्रेस क्यों नज़र आती? बीजेपी की मुख्य जो विरोधी पार्टी हो तो कांग्रेस है। नहीं, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने पुलोद बनाया, फिर वो राष्ट्रवादी बनाया। राष्ट्रवादी और कांग्रेस का अलायंस है। तो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के राजनीति में वो है। इस महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े पद है तो उनके पास थे, उनके पार्टी के लोगों के पास है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अभी ये महाविकास आघाड़ी सरकार भी उन्होंने बनाया है, ऐसा कहना तीनों पार्टी का है। इस सरकार के वो चाणक्य है, इस सरकार के वो फाउंडर है। तो हम प्रश्न किसके साथ लेके जाएंगे, किसको बोलेंगे? तो उनको ही बोलेंगे। तो लोगों को लगता है कि मैं राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सभी पार्टी के खिलाफ जहाँ जहाँ गलत काम होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। कुछ दिनों पहले रोहित पवार ने ट्वीट किया था महाराष्ट्र की संस्कृति को लेके। उन्होंने प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से भी अपील की थी। उस ट्वीट को जो है गोपीचंद पडळकर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, वो अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है। उन्होंने अपने जो दादाजी है उनका नाम
थोड़ा हटाने के बाद उनको पता चलेगा कि उनका भी या इस महाराष्ट्र में क्या लेवल है, उनको पता चलेगा। वो अपने दादाजी के हिसाब से बात करते हैं और उनको मैं इतना ज़्यादा बहुत कीमत नहीं देता। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है विधानसभा का सत्र बहुत गर्म था, आप लोगों ने उस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% मतलब आरक्षण की सीमा जो है तय है संविधान में, लेकिन वो कैसे मिल पाएगा? आप लोग तो डिमांड कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन सीमा तो बढ़ जाएगी ना, चाहे वो फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा हो। मराठा आरक्षण को भी लेकर आप जो है सरकार ओबीसी का मुद्दा ये अलग है। ओबीसी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, उनका कहना यही था, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला और वासिम, इस 5 डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राजकीय आरक्षण है, वो 50% से ज़्यादा आगे गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के दिसंबर में इस सरकार को आदेश दिए थे कि आप महाराष्ट्र के ओबीसी का सैंपल सर्वे करो और उनका एम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करो। लेकिन इन्होंने राज्य मागास आयोग गठित नहीं किया। राज्य मागास आयोग गठित न होने से महाराष्ट्र के ओबीसी का ये सर्वे कर नहीं पाए और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में 15 महीने तक ये केस चलती रही। 8 डेट हो गए। 8 डेट में इन्होंने खाली आगे की तारीख दो आगे की तारीख दे दो, इतना ही इनके सरकारी वकीलों ने उधर बोला। सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आया कि महाराष्ट्र के ओबीसी के आरक्षण के बारे में राज्य सरकार गंभीर नहीं है और उन्होंने वो आरक्षण खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में जो काम करते थे, उनकी फ़ी भी इन सरकार ने नहीं दी। कोरोना का एक दौर चल रहा है, दूसरी लहर ख़त्म होने पे है, तीसरी लहर की आशंका जो है जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील करते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन जब प्रदर्शन के तौर पर जब कोई किसी बात को लेकर विरोध करना होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो हैं प्रधानमंत्री के इस आह्वान को भूलते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो एमपीएससी का आंदोलन हो या फिर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर बीते दिनों जो भाजपा ने सरकार के पास मेरी यही मांग है, विपक्ष को आंदोलन करने का टाइम मत आने दे दो ना। हम रोड पे आने की ज़रूरत क्या है? सरकार अच्छी तरह से काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोड पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार बार बार अलग अलग विषय में वो गलत निर्णय करती है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे आना पड़ता है। एमपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में 5-6 बार इस सरकार ने वो एमपीएससी का डेट आगे किया, तो जो एमपीएससी के स्टूडेंट है महाराष्ट्र के, उनके मन में सरकार के बारे में बहुत बड़ा रोष था, इसलिए हमने आंदोलन किया था। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी आगे सरकार को? सरकार इधर हमें सभागृह में बोलने नहीं देते तो हम लोगों में जाएंगे, लोगों के पास सभी प्रश्नों के लिए उठाव करेंगे। लोगों के जो सवाल है तो आपके मीडिया में लाएंगे हम। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे गोपीचंद पडळकर, जो सीधे सीधे हमलावर थे महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी की सरकार पर। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।